बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रानीपुर की मासूम फातिमा का केस जो है उसे बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं और इसमें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है मेरी कोशिश होती है मैं आपको आगाह करूँ। इस वक्त मेरे पास कुछ बहुत ही खौफनाक मालूमात है जो मुझ तक पहुँची हैं और आपको याद होगा कि मैंने आज से हफ्ता पहले बल्कि 2 हफ्ते पहले जब ये केस अभी नया स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको कहा था कि 2 लड़कियां जो है वो मंजर आम से गायब हैं। नसरीन एक लड़की का नाम है और दूसरी लड़की का नाम इस वक्त मेरे ज़हन से उतर गया, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। ये 2 लड़कियां जो है इनके बारे में मैंने आपको कहा था इनको मंजर आम से गायब कर दिया गया है। ये 2 वो लड़कियां हैं जो ऐनी शाहिद हैं, जो जानती हैं कि फातिमा के साथ वहां पर क्या कुछ होता रहा। इससे पहले फातिमा की एक कजन जब घर पहुंच गई थी तो उसने कुछ बातें बताई थी, लेकिन वो बातें जो आज इन 2 लड़कियों ने बताई हैं, आप इनको जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इंकिशाफात की हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस घर में इस छत के नीचे फातिमा के साथ क्या कुछ होता था और उनके साथ क्या कुछ होता था। इस कदर खौफनाक, यानी कि इसकी बीवी भी और ये खुद भी जहनी मरीज थे और अपनी जो कमियां, महरूमियां या जो भी इनके अंदर प्रॉब्लम्स थे उनको दुरुस्त करने के लिए वो इन लड़कियों से क्या क्या काम करवाते थे, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको 2-3 अपडेट्स इस केस की जरूर देती चलूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये केस इस वक्त कहां है। क्योंकि इससे पहले मुल्जिमान को जिस तरह से फरार करा दिया गया था और फिर जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो इनको दोबारा गिरफ्तार करके अंदर बंद किया गया और कहा गया जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर ये खबर आती है कि ये 4 मुल्जिमान जो थे इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि इनके खिलाफ अदम सबूत की वजह से इन्हें रिहा कर दिया गया। पहली डेवलपमेंट ये आज से 2 दिन पहले हुई। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो इससे भी बुरी डेवलपमेंट है। ये असद शाह बड़ा ही चालाक इंसान है, पीर है, गद्दी नशीन है, बड़े ताल्लुकात हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से ये फातिमा का वाकया हुआ है तो इनके वहां पर हाजिरी देने वालों लोगों की तादाद बड़ी कम होगी। यहाँ तक कि जुमरात और जुम्मा जो उनके वहां बड़ा शदीद रश होता था, लोग बहुत कम हुए। लोगों को अंदाजा हुआ कि इन पीरों की हवेली में क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुना था, ये तो प्रोपेगेंडा है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है वो इस वाकये के बाद यहाँ इनके आस्थाने पर उन्होंने आना कम कर दिया है। ये हुआ है, ये बाकायदा तौर पर इसे बीबीसी ने रिपोर्ट भी किया है। लेकिन अब आपको बताऊं कि असद शाह जो कि जेल में है, उसको पता है कि मेरे मोबाइल के अंदर बहुत ही गंद है, मेरे मोबाइल के अंदर मेरे खिलाफ सबूत है। तो इसने चालाकी ये की कि जब पुलिस ने इससे पूछा इसका पासवर्ड तो इसने इतनी बार गलत पासवर्ड बताया कि मुझे याद नहीं आ रहा कि अब फोन जो है मुकम्मल तौर पर लॉक हो गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, चाहे फोन मुकम्मल लॉक हो जाए, चाहे आधा लॉक हो जाए, अगर करने वाले हों फॉरेंसिक लैब भेजा जाए तो सब कुछ निकलवाया जा सकता है, करने वाले अगर हों। क्योंकि हमने देखा कि जो लैब में इनके सैंपल्स भेजे गए थे, दरखास्त देकर वो लैब से सैंपल वापस मंगवाए गए, दूसरी लैब भेजे गए। अब ये दूसरी लैब आपको पता है क्यों भेजे गए? उस दूसरी लैब भेजे जाने की वजह से ही अब नया रिजल्ट जो है वो सामने आया, जिसमें इस मुल्जिम असद शाह के डीएनए जो है वो मैच नहीं हुए हैं। जी हाँ, ये बात सामने आ रही है। जबकि हमने वीडियो में देखा कि असद शाह भी उसी कमरे में था, वो बच्ची बेलबास उस कमरे में तड़प रही थी, उस बच्ची को वहां से उठाकर लेकर जाया गया। ये शख्स जो है उस बिस्तर में से बेरहना हालत में बरामद हुआ और उसके बाद भी आप कहते हैं कि डीएनए सैंपल नहीं मैच हुए। ये कौन सा अंधेर नगरी है, ये कौन सा जुल्म का राज है? उसके बाद आप डाकुओं को सामने लाकर और उनको आप कहते हैं कि कहो हमारे लिए वीडियो बनाओ कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम उसके साथ ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये जुल्म का निजाम है। यही वो कच्चे के डाकू थे ना जिन्होंने कहा था कि सीमा जो है उसने अपना मजहब छोड़ा, अपना दीन छोड़ा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उसने उन बच्चों को मजहब बदलवाया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये डाकू हैं, ये जहां बड़ा मुसलमान होने का वो करते थे भरम है। आपको पता है कि आपके इलाके के जो लोग हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, उन आस्थानों के ऊपर अब जाते नहीं है और आप वहां बैठ के लोगों को धमकी लगाते हैं। आप कहते हैं कि हाँ आओ हमारी बच्चियों के साथ भी ये सब कुछ करो। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा से डरिए। पता नहीं क्या कौन लोग हैं। अब जरा सुनिएगा कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। और उससे भी पहले जरा मैं आपको बताती हूँ कि फातिमा की वालदा जो हैं उन्होंने कुछ आखिरी दिन की कुछ कहानी बताई है जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई थी। जब आखिरी दिन वो वहां पर हवेली में पहुंचे थे तो उनके साथ हवेली के अंदर क्या सलूक किया गया था मैं जल्दी से आपको बताती हूँ, फिर उन 2 ऐनी गवाह जो है उनका बयान सुनाती हूँ। फातिमा की वालिद जो है शुबाना, वो कहती है हमने 9 माह पहले अपनी बेटी को छोड़ा था यहाँ हवेली पर। उसके बाद हमारी बेटी को कभी घर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर वो कहती है कि मुल्जिम पीर असद शाह के बच्चे और फातिमा तकरीबन हम उम्र थे। उसके बाद वो कहती है फातिमा को हवेली हमें कहा छोड़ दो, बच्चों के साथ खेलेगी। वो कहते हैं कि हमने कहा कि आपकी बेटी बड़ी सख्त तबीयत की मालिक है। उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बच्ची, जो तुम्हारी बच्ची है उसको खुश रखा जाएगा। फिर वो कहती है हमने अपनी बच्ची को हवेली छोड़ा, उसके बाद हमें कभी उससे मिलने नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि हम 2 से 3 बार मिलने फातिमा को गए। हवेली के गेट पर बाहर हम 5-7 मिनट मुलाकात करते थे, साथ ही एक मुलाजमा भी मौजूद होती थी और सीसीटीवी कैमरे भी होते थे। फातिमा ना हमसे कोई बात कर पाती थी, ना अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान हमें बयान कर सकती थी, गोया उसको मुकम्मल कैद में रखा गया था। फातिमा की
कि मुलाजमत के एवज उन्हें सिर्फ 3,000 रुपए मिलते थे। अब वो कहती हैं कि आखिरी बार 28 जुलाई को हम अपनी बेटी से मिलने गए। फयाज शाह की मिन्नत समाजत की, खानदान में शादी है, फातिमा को साथ जाने दें, लेकिन फयाज शाह ने इसकी भी इजाजत नहीं दी, क्योंकि उसको पता था कि अगर बच्ची गई तो वो सब कुछ बता देगी जो कुछ वहां होता है। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि शबाना के शौहर भी अपनी बेटी को साथ लेने हवेली गए, लेकिन उनको भी नाकाम लौटना पड़ा और फिर सिर्फ उसकी लाश लेकर ही वो वहां से वापस आए। वो कहती कि जब हमने फातिमा को दफन किया तो उसके बाजू, गले पर तशद्दुद के निशानात थे, बाल नोचे हुए थे, एक बाजू टूटा हुआ था। हमने फातिमा के जख्म देखे, लेकिन उस पर होने वाला जुल्म जो है वो हमने नहीं देखा था। फिर वो कहती हैं कि पहले हमने मुकदमा इसलिए नहीं दर्ज कराया क्योंकि हमारे खानदान के लोग वहां पर मौजूद थे। वो कहती है एक सीसीटीवी फुटेज हमें दी गई थी जिससे हमें यकीन दिलाने की कोशिश की गई थी कि ये मौत जो है ये तिब्बी मौत है। हवेली से फातिमा की लाश लाने वाले जो गांव के नौजवान थे, उनके इसरार पर ये सीसीटीवी फुटेज दी गई थी। फिर फातिमा की लाश गांव लाने वाले नौजवानों में से एक बताता है कि दोपहर 2-2:30 बजे का वक्त था जब रानीपुर से उनके रिश्तेदार ने फोन करके गाँव में बताया कि फातिमा फौत हो गई। फिर वो कहते हैं कि अब हम जो गए, अब ये सुनिएगा उस दिन हुआ क्या, माँ बाप जब अपनी मजलूम बच्ची की लाश लेने गए तो उनके साथ सलूक क्या हुआ। अब वो कहते हैं कि जब हम फातिमा के ये गरीब वालिदैन जो है और 3 दोस्तों के साथ लाश लेने के लिए बाइक पर रवाना हुए, हवेली पहुंचे तो वहां खामोशी थी। डेरे पर गए, तकरीबन आधे घंटे के बाद फयाज शाह निकल कर आया। उसने कहा कि उससे पूछा फातिमा कैसे फौत हुई, तो उसने डॉक्टर की और लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स दिखाई। हमने कहा कि वो तो ठीक थी, जिस पर उसने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देता हूँ, उसके वालिदैन को दिखाता हूँ, लेकिन किसी और को ना दिखाना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम 1 घंटा इंतजार करते रहे। फिर उसने फोन स्क्रीन से रिकॉर्ड की भी फुटेज हमें दिखाई, यानी कि उसने जाके अपने सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेजेस थी उसमें से अपनी मर्जी की चीजें जो है अपने फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और उनको दिखा दी। यानी कि पूरी फुटेज इनको नहीं दी गई, जिससे सिर्फ उनको मुतमईन, यानी जहां जहां से वो समझता था दिखाना है उतना उतना रिकॉर्ड करके दिखा दिया। इस वीडियो में एक ही कमरे में असद शाह फातिमा की मौजूदगी थी, जिस पर उन्होंने ये कहा कि जी बच्चे जो हैं वो एक ही कमरे में सोते थे, मुलाजमा के साथ ही सोते थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं वालिद उसके बच्ची के कि हमारे रिश्तेदारों को सबको दिखाई गई, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सुबह फातिमा की तदफीन से कबल उसको गुस्ल कराया गया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। गुस्ल से पहले भी बच्ची की वीडियो बनाई गई और उसके बाद एक कजन ने ये वीडियो बनाई। ये दोनों वीडियोस जो है वो शेयर भी की गई। उसके बाद वो कहते हैं कि SHO रानीपुर फातिमा की वालदा के पास कार्रवाई के लिए आए। उन्होंने कहा कि बच्ची बीमार थी, दवाइयां भी दिखाई, लेकिन बाद में सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया और पुलिस दोबारा वालिद के पास पहुंची, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करने पर वो सब राजी हुए। उसके बाद फातिमा की वालदा कहती हैं कि उनकी 3 रिश्तेदार लड़कियां पीर के पास थी, इसलिए हमने उस वक्त जो है नहीं रिपोर्ट कराई। और उसके बाद इन लड़कियों ने हवेली के अंदर की जिंदगी के खौफनाक इंकशाफात किए। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 लड़कियां जो हैं, 2 लड़कियां, अच्छा उनके नाम जो है फर्जी हैं। ये बच्चियां जो है ये जब वहां से आई हैं, जो फातिमा के साथ वहां पे काम कर रही थी, अब जरा इनकी जुबानी सुनिए, इन्होंने वहां पे कौन से खौफनाक मनाजिर देखे। इनमें से एक लड़की जो हवेली में काम करती थी, जहां पर फातिमा भी थी, वो कहती है कि फातिमा पर तशद्दुद की मैं चशमदीद गवाह हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। वो दावा करती है कि फातिमा घरेलू कामकाज में थोड़ी सी भी गलती करती तो बीबी उसको कहती थी कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। फिर बीबी कहती कि गर्म पानी पियो, जो खाना बच जाता वो हमें खाने के लिए देती। रात को 4-5 बजे जब हम बच्चे सो जाते तब हम सोते, हम सुबह 10 बजे उठ जाते। तशद्दुद करने के अलावा बीबी हमें कहती कि मुझे हंसाओ, डांस करो, आपस में लड़ो। क्या जहनी मरीजा औरत थी ये, अपने कौन सी फ्रस्ट्रेशन जो है वो यहाँ निकालती थी। उसके बाद नसरीन अच्छा ये लड़की कहती है कि फातिमा की खराब तबीयत के बारे में बताती है कि डॉक्टर्स आ रहे थे, फातिमा को ड्रिप्स भी लग रही थी, फातिमा कुछ नहीं बताती थी। डॉक्टर ने बाजू पर चोट का पूछा, लेकिन तब भी वो खामोश रही। नसरीन कहती है कि जब उन्होंने फातिमा को तड़पते हुए देखा तो वो डर गई और हवेली से भाग निकली। उनके मुताबिक हवेली से फरार के बाद उन्होंने दरगाह पर जाकर पनाह ली, जबकि पीर ने उनके ताक़ुब में लोग भी भेजे, लेकिन फिर उनके रिश्तेदारों से राब्ता हुआ जो उन्हें उनके गाँव ले आए। उसके बाद इसी लड़की के वालिद और एक भाई कत्ल के इल्जाम में जेल में थे। इन समेत 4 ऐसे खानदान हैं जिनके मर्द जो है वो मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार है और इनकी लड़कियां जो है 9 उम्र लड़कियां इन घरों में हवेलियों में काम करती हैं और मजबूर हैं और बेबस है। अच्छा ये लड़की जो है इसकी उम्र 18 साल है। वो बताती है कि उनके वालिद जेल में थे, घर में आटा तक नहीं था, वालदा और छोटी बहन वहाँ हवेली में काम करती थी, छोटा भाई चचा के घर रहता था। एक और लड़की जो है वो बताती है कि उसके वालिद और भाई भी जेल में थे, उन पर भी कत्ल का इल्जाम था और वो भी चश्मदीद गवाह है फातिमा पे होने वाले जुल्म की। उसने कहा कि पीर के खानदान से हमने इंसाफ के हसूल के लिए मदद मांगी और वहां पर फिर हमने मुलाजमत शुरू की, मजबूरी का उन्होंने हमारी फायदा उठाया। मेरे भाई को उन्होंने कहा था तुम्हारा समझौता करा देंगे, इसलिए हमें असद शाह के घर बिठा दिया गया। वो कहती है कि वहां पर बहुत मार पिटाई होती थी, इतना मारा जाता था कि एक दफा मेरा मुंह खून से भर गया। बीबी ने कहा ये खून पी जाओ,
میں نے پیروں کو بھی تشدد کی شکایت کی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ فاطمہ کی ہلاکت سے تقریباً 1.5 سال قبل یہ خاتون جو ہے یہ ایک دفعہ پہلے بھی تشدد کی شکایت کے ساتھ گاؤں واپس پہنچی تھی، اس کی بات نہیں سنی گئی اور نہ ہی اس پر کوئی ایکشن لیا گیا۔ ایک روز وہ بھی حویلی سے بھاگ گئی، تو کہتی میں دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ میں سوچتی تھی میں کسی پل سے چھلانگ لگاؤں یا گاڑی کے نیچے آ جاؤں۔ وہاں سے نکلی تو رشتہ دار راستے میں مل گئے، انہیں شکایت کی، انہوں نے پیروں کو اور گاؤں والوں کو بتایا لیکن کسی نے اعتبار نہیں کیا کہ ہمارا مرشد ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ یہاں پر ادھر ہی میری ایک اور علی احمد گاؤں جو تقریباً 200 گھروں پر مشتمل ہے اور اس میں ایک پرائمری اسکول ہے، ایک امام بارگاہ بھی ہے۔ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ کسان ہیں اور یہ لڑکیاں جو ہے ان میں سے ایک لڑکی اور ہے جو سامنے آئی، زیب النساء۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں پر رکھوایا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ایک 10 ماہ کی بیٹی بھی تھی۔ ایک دن بی بی کو غصہ آیا تو اس نے 10 ماہ کی بیٹی کی آنکھ پر ایسا مکہ مارا کہ وہ نشان آج تک اس بچی کے منہ سے نہیں گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے ان سب کے ساتھ ہوتا رہا۔ پھر اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ میری بیٹی نے بھی فاطمہ پر ہونے والا ظلم دیکھا تھا، راتوں کو اس بچی کو الگ کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا، سمجھ نہیں آتی کہ اس کمرے میں اس کے جانے کی وجہ کیا تھی۔ یہ بڑا ہی خوفناک انکشاف ہے جو کیا گیا ہے، کیوں نہیں ان انکشافات پر غور کیا جاتا ہے، ان بیانات کو قلم بند کیا جاتا ہے۔ یہ ڈی این اے رپورٹس جو ہے وہ میچ کیوں نہیں ہو رہی، کیوں سیمپلز کو ایک لیبارٹری سے دوسری لیبارٹری شفٹ کیا گیا، یہ کون سا قانون ہے؟ سیاست میں آپ لوگ موجود ہیں، آپ پیر ہیں، آپ طاقتور ہیں اور طاقت کا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا جو یہ راج ہے اسے ختم کرے اور انصاف جو ہے فاطمہ کے گھر والوں کو ملے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔